नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम उस बात की चर्चा करेंगे जिसकी वजह से सारा देश एक मत से कह रहा है कि अब हम टेररिज्म नहीं सहेंगे। वैसारन में जो हादसा हुआ, जो 26 लोगों को बेरहमी से मारा गया, बेकसूर टूरिस्ट्स, मासूम लोग, वो बेचारों के पास कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि ये पहलगाम से लगभग 5-6 किलोमीटर है। पहुंचने में या तो पैदल जाओ या छोटे घोड़ों पे जाओ, और वहाँ कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी, तो दे वर सिटिंग टारगेट्स। अब पाकिस्तान का रवैया तो हमेशा रही रहा है, उनकी जो मिलिट्री की नीति है वो यही है, कश्मीर का मुद्दा रोज़ रोज़ उठाना और अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बरकरार रखना। 2000 से ये सिलसिला चल रहा है। हालांकि मुझे याद है कि 1972 में भुट्टो साहब ने कहा था कि आई विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। 2000 के बाद हज़ारों लोग की इन्फिल्ट्रेशन हुई टेररिस्ट की। उसके बाद हमने 2005 में फेंसिंग की शुरू की, उसका कुछ असर भी हुआ है। फिर इन्फिल्ट्रेशन मेरा ख्याल है 2013 में जब हम आंकड़े देखे तो बहुत कम हो गई थी, और उसके बाद थोड़ी बढ़ी, लेकिन फिर भी अब 100-150 लोग से ज़्यादा वहाँ है नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि रोज़ रोज़ पाकिस्तान ऐसे टेररिज्म के द्वारा एक दहशत पैदा करता है। उरी पे अटैक हुआ और उसके बाद स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक की हमने, उसके बाद फिर पुलवामा हुआ, इसके बीच पठानकोट पे अटैक हुआ, और हाल ही में 2024 में गंडरबल में अटैक हुआ, जिसमें एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट भी आई जिसके बारे में हम बात करेंगे। और अब ये हुआ, तो हमारा देश आज के दिन एक आवाज़ से कह रहा है कि अब हम इसको किसी तरीके से ऐसा हम कदम उठाएंगे ताकि इसका कोई इलाज हो। अब क्या इलाज हो, कैसे इलाज हो, क्या करें, सबकी सहमति के साथ करें, क्योंकि पहली बार विपक्ष और सरकार इकट्ठी है। पहली बार जम्मू कश्मीर में बंद हुआ है। सभी ने कहा है कि एक आवाज़ से कहा है कि ये हमें स्वीकार नहीं है, ये हम नहीं मानते। तो जब देश इस तरह से इकट्ठा है तो मैं समझता हूँ कि आगे जो रणनीति बनानी होगी सबको साथ लेकर बनानी होगी, और कोई बेसमझी की बात नहीं करनी होगी, गुस्से से बात नहीं करनी होगी। एक ऐसी रणनीति बनानी होगी कि ये टेररिज्म को ख़त्म किया जाए। उसमें कई पहलू हैं। इंटरनेशनल प्रेशर बनाना होगा, उसमें हमें ये भी तय करना होगा कि हमारे पास जो मार्केट है हिंदुस्तान की, चीन के अलावा सबसे बड़ी मार्केट तो यही है, और जो वेस्टर्न देशों की जो स्ट्रैटेजी है वो है चाइना प्लस, मतलब कि वो हिंदुस्तान आना चाहते हैं। अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि एप्पल ने तय किया है कि सारे आईफोन्स एप्पल के हिंदुस्तान में बनाए जाएंगे। तो अगर हमारी मार्केट वेस्टर्न देश चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनको कुछ तो करना होगा पाकिस्तान के प्रति। ऐसा तो नहीं था पाकिस्तान के प्रति वो अपनी व्यापार भी चलती रहे उनकी और हमारी मार्केट भी आते रहें, तो वो प्रेशर भी डालना होगा। और मैं समझता हूँ कि सारे देशों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सारे देशों में हमारी डेलीगेशन जानी चाहिए, सरकार की तरफ से जानी चाहिए, बीजेपी के लोग होने चाहिए, विपक्ष के लोग होने चाहिए, ताकि हर जगह, हर कैपिटल में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो, सबको जाके बताएं कि पाकिस्तान कर क्या रहा है और आप इस पर रोक लगाओ, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालो। ये तो एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव हो गया। दूसरे इनिशिएटिव जिसके बारे में हम बात करेंगे, और बात यह है कि अब हद से बाहर है सब बात। अब मुझे याद है कि वाजपेयी जी ने कहा कि आर पार की लड़ाई, अब आर पार की लड़ाई हो सकती है, हो नहीं सकती, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो कश्मीर से जुड़े हुए हैं, जो कश्मीर की स्थिति को जानते हैं, जिन्होंने कश्मीर के कई साल सरकारें चलाई हैं, और डिप्लोमेट हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, वो पाकिस्तान की चर्चा 6 साल पाकिस्तान के बारे में वो जानते हैं और कई नेगोशिएशंस उन्होंने की। हमारे एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं जो आर्मी की स्थिति है, क्या होना चाहिए, क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने, आपके पिताजी लायन ऑफ कश्मीर, उन्होंने जो साथ हिंदुस्तान का उस समय दिया,
पुश्तों पर हमें भूल नहीं सकते। उस समय जब कश्मीर मुश्किल में था, आप लोगों ने साथ दिया। फिर हमने टू नेशन थ्योरी कभी कबूल नहीं की। और फिर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट बने, मेरे ख्याल 2002 से लेकर 2009 तक। अदर देन दैट आप हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्रेसिडेंट रहे। आप चीफ मिनिस्टर बने 82 से 84 तक, फिर 86 से 90 तक, फिर 96 से 2002 तक आप चीफ मिनिस्टर रहे। अब लगभग मेरा ख्याल या तो राज्यसभा में रहे या लोकसभा में रहे। तो आज भी आप लोकसभा के मेंबर हैं। 2019 के बाद आपने इलेक्शन जीती। पहले आप बीजेपी की सरकार में भी थे, यूपीए की सरकार में भी थे, लेकिन आपका मकसद हमेशा रहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, कश्मीर हमेशा यहाँ रहेगा, कश्मीर का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, और हम जो ये गंगा जमनी तहजीब है उसको बरकरार रखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। विवेक जी, थैंक you very much for being here. You've been a diplomat for many years, got into the foreign service in 1975. 73 से 75 तक आपने पढ़ाया भी, हिस्ट्री पढ़ाया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया आपने, और आप कायरो रहे, अबू धाबी रहे, वाशिंगटन रहे, कुआलालंपुर रहे, और फिर आप एम्बेसडर म्यांमार, अफ़गानिस्तान, थाईलैंड में रहे, और इस बीच आप 2002 से लेकर मेरे ख्याल 6 साल लगभग आप जॉइंट सेक्रेटरी रहे। 95 to 95 से 2001 तक आप जॉइंट सेक्रेटरी रहे पाकिस्तान डेस्क पे। हाँ, और फिर आप अफ़गानिस्तान एम्बेसडर भी रहे 2002 से 2005 तक, और फिर सेक्रेटरी वेस्ट के द्वारा आपकी बड़ी जानकारी रही जो हो रहा था अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान उस समय। और 2011 के बाद हम आपके जो आर्टिकल्स है रोज़ पढ़ते हैं अखबारों में, हाँ, और टीवी पे आके आप जो जानकारी देते हो कम ही लोगों को मालूम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने का। मेजर जनरल साहब, thank you very much for being here. 3.5 decades of leadership and administrative experience आपका रहा, एंड आप पहली बार कमीशन हुए आर्मर्ड कोर में 1978 में, कमांडेड द आर्मर्ड रेजिमेंट एंड आर्मर्ड ब्रिगेड, और आप वशिष्ठ सेवा मेडल आपको 1992 में मिला। आप रशिया गए, वहाँ अटैशी रहे, हाँ, और तब कारगिल वॉर भी हुई जब आप वहाँ रशिया में थे, और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स आप रिटायर हुए। और इन चीज़ों के बारे में आपको जो स्थिति वहाँ की है कश्मीर में वो आप जानते हो। फारूक साहब बताइए, अब हम करें क्या? देखिए, ये आज की बात नहीं है। पाकिस्तान ने कभी कबूल नहीं किया है कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। अफसोस इस बात का है। दूसरी बात यह है कि वो समझते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम उनकी जेब में हैं। वो गलतफहमी आज उनको साबित हो गई होगी जब सारे जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे होके इस जो कांड हुआ इसके खिलाफ खड़े हो गए। और ये कहा, पहली बार 35 साल में पहली बार हमने ये देखा, खड़े होके कहा यह हम कबूल नहीं करते। और ये एक वो चीज़ है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है और कश्मीरियत के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल सही। यह हम कबूल नहीं करते, और हम ये बार बार उनसे कह रहे हैं बंद करो, बहुत हो गया। अगर दोस्ती में रहोगे तो तुम भी तरक्की करोगे, हम भी तरक्की करेंगे, मगर वो समझते नहीं हैं। वहाँ अफसोस तो मुझे इस बात का है, फ़ौज या तो हमसे बांग्लादेश का बदला ले रही है, जबकि बांग्लादेश हमने नहीं किया। बांग्लादेश उनकी मेहरबानियों से हुआ क्योंकि उन्होंने जो उनसे नाइंसाफ़ियाँ की ईस्ट पाकिस्तान से, उन्होंने उनसे नाता छोड़ने की ठान ली थी, और ये समझते हैं कि हम उसके जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार नहीं हैं, और आज तक वो इसको भूले नहीं। पर रास्ता क्या और है? ये फौज है, रास्ता देखिए। आपने बालाकोट भी कर लिया, तब भी वो नहीं समझे। अब बताइए मुझे, मैं तो ये कहूँगा डिप्लोमेटिक चैनल भी बंद नहीं करनी चाहिए, और वर्ल्ड को साथ लेके चलना है। अकेले हम ये लड़ाई लड़ेंगे तो वो एक तरफा हो जाएगी। जब तक हम अपने दोस्तों को, बाकियों को साथ नहीं लाएंगे, ये ख़त्म नहीं होगा। उनको एक ही दफ़ा ये पता चलना चाहिए कि दुनिया उनके साथ नहीं है। अगर ये हो गया
तो हो सकता है कुछ वक्त के लिए मत ये ठंड जाए। बाकी मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो कभी बंद करे, जब तक वहाँ फौज का रूल होगा और वहाँ लोगों का रूल नहीं होगा। फौज तो अपना दिखाना चाहती कि वही है, वहाँ तो वो पाकिस्तानी लोगों को ये कहते हैं हम ही हैं जो तुम्हें बचा सकते हैं और कोई बचा नहीं सकता। इसको कैसे हम दूर करें, ये मैं समझता हूँ आज एक डिसिसिव मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री सारे देशों के पूरी पार्लियामेंट का सत्र स्पेशल बुलाना चाहिए क्या? हाँ, बुलाना चाहिए। जैसे कश्मीर में हमने स्पेशल सेशन बुला लिया असेंबली का, यहाँ भी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होना चाहिए, जिसमें उनके हाथ मजबूत किए जाएंगे और एक आवाज़ जाएगी सारे वतन की तरफ से कि हम ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, अच्छा और जो भी कदम आप उठाएंगे हम उसके साथ हैं। ये बहुत अच्छा सुझाव दिया है आपने। काजू साहब, आपसे मैं एक पूछना चाहता हूँ। अब ट्रंप ने कहा है कि भाई बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया आर माय फ्रेंड्स। उसको मालूम है कि ये हादसा हुआ है, उसने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात भी की है, फिर भी उसने ये कहा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर बोथ माय फ्रेंड्स। उसको भी मालूम है कि जो पाकिस्तान स्टेट है वो फेल हो चुकी है। जिस तरह से वहाँ इंसर्जेंसी पैदा हो रही है बलूचिस्तान में, जिस तरह से टेररिस्ट वहाँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के पे हमला करते हैं, जिस तरह से जो टेररिस्ट हैं वो उनकी रेख देख में भी हैं, वहाँ लश्कर तोयबा भी है, वहाँ जैश मोहम्मद भी है, और ये ट्रंप को पता है, दुनिया को पता है, फिर भी उसका साथ दे रहे हैं। और इनके पास कुछ और वेपन ही नहीं है पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के साथ, केवल ये कि भाई टेररिज्म हिंदुस्तान में करके कश्मीर के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठाना। कपिल जी, मैं 3 बातें कहूँगा। मेरा अपना अनुभव यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में खाली अपने हितों पर दृष्टि रहती है और ना दोस्ती रहती है ना कुछ और, बस अपने हित, पहली बात। दूसरा, मेरा अनुभव ये रहा है कि जब से पाकिस्तान और इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट हुए और साफ हो गया, उसके पहले भी था लेकिन उन्होंने साफ हो गया उसके बाद कि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनकी चाहे अमेरिका हो चाहे वेस्ट हो, इसमें चीन भी शामिल है, उनकी एक ही पहली प्रायोरिटी रहती है कि ऐसी स्थिति नहीं बने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कि एस्केलेशन बढ़ता जाए और हमें एक न्यूक्लियर ऑप्शन यूज करने की स्थिति आए, तो किसी तरह हम इसको डिफ्यूज करें। ट्रंप की स्टेटमेंट भी इसी का इशारा यही है। पाकिस्तान से उसको कुछ इस वक्त नहीं लेना देना है। वो क्यों कह रहा है कि मैं पाकिस्तान भी दोस्त है और हम भी, भारत भी दोस्त है, क्योंकि वो अब मीडिएट करना चाहता है। साफ है। वो तो ईरान भी कह रहे हैं मीडिएट करने को तैयार है। वो तो हमेशा, वो तो इस्लामी देश बहुत कह चुके हैं, मलेशिया भी, महातीर भी कहते थे, ईरान वाले तो हमेशा कहते हैं। अब ये भी लोगों की मान्यता है, सही है गलत है, मैं तो सरकार में हूँ नहीं, मुझे पता नहीं, कि फरवरी 21 की जो सीज़ फायर है उसमें सऊदी और यूएई का भी कुछ रोल था, लोग कहते हैं, अब क्या सच है। तो ये उसने जो फॉर्मुलेशन यूज़ किया कि मैं दोनों का दोस्त हूँ और ये लड़ाई तो बहुत दिनों से चल रही, ये साफ दिखाता है कि वो नहीं चाहता है कि बात और आगे जाए, और इसीलिए वो मीडिएशन या फैसिलिटेशन, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करें, वो एक ये करना चाहता है। तीसरी चीज़ जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, आपने कहा पाकिस्तान फेल्ड स्टेट। देखिए, हम डिप्लोमेट रह चुका हूं तो ऑब्जेक्टिवली देखता हूं देशों। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, उसकी सोशल
इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बहुत है, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन तो बहुत खराब। लेकिन मैंने हमेशा एक जुमला इस्तेमाल किया कि कोई मेजर पावर नहीं चाहती है कि एक न्यूक्लियर सोमालिया, ये पाकिस्तान में ऐसी अस्थिरता हो कि न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर कहाँ चली जाए वो फैले नहीं उस पर आशंका। तो उनको ये ये फैक्ट है। तो इसलिए मेरा हमेशा से मानना है कि नो मेजर पावर विल अलाउ पाकिस्तान टू गो डाउन द ट्यूब। वो वेंटिलेटर पे रखेंगे, ड्रिप पर रखेंगे, लेकिन उसको टूटने नहीं देंगे। पर अगर मैं सवाल पूछूं आपसे कि जो यूनाइटेड स्टेट्स या प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के प्रति कर रहा है, वो पाकिस्तान के साथ भी तो हो सकता है। नहीं, ईरान से वो ये कह रहा है कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएं। करेक्ट, बना लिया, लेकिन पाकिस्तान ने तो बनाया हुआ फिर भी तो उनके तो आर्सेनल है अभी। फिर भी तो पाकिस्तान, यूएस का प्रेशर तो रह सकता है। यूएस का प्रेशर देखिए, ऑब्जेक्टिवली देखिए, नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रंप साहब ने अपनी पहली टर्म में सब चीज कोशिश कर ली। पहले उसको रॉकेट मैन कहा, ये कहा, पे उससे 2 बार वार्तालाप की, कुछ निकला उसका नहीं निकला। तो अगर ईरान का ये है कि वो अभी एक स्क्रू ड्राइवर अवे है, तो ईरान पर तो वो जोर डाल रहे हैं और वो बहुत डरे हुए हैं कि ईरान शुड नॉट क्रॉस द थ्रेशोल्ड। करेक्ट। लेकिन पाकिस्तान has crossed it 30 years ago। True। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इन सब का इंटरेस्ट यही रहता है, उनका वो आपसे कुछ भी कहें, बहुत सिंपैथी दिखाएंगे कि आपका खून बहा, लेकिन वो हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि रिस्ट्रेंट हो। और आज के दिन मैं अपने अनुभव से, आपसे तजुर्बे से कह सकता हूँ कि उनके हर कैपिटल में हमारे जो राजदूत हैं इम्पोर्टेंट कैपिटल्स में, उनको एक ही राय दी जा रही होगी, हम आपके साथ हैं, हमारी सहानुभूति आपके साथ है, ये बहुत बर्बरता हुई है, पाकिस्तान पर हम पूरा जोर डालेंगे, बट प्लीज शो रिस्ट्रेंट। मैंने पढ़ा मोदी जी का 13 वर्ल्ड लीडर से बातचीत हुई है, किसी ने स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा होगा, लेकिन एक ये कहा होगा कि भाई इसको आगे नहीं बात ज्यादा बढ़ा, नहीं आगे आपका क्या इरादा है, कि क्योंकि उन्होंने देखा, आखिरी चीज मैं आपसे कहूं, उन्होंने ये देखा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स के पहले उरी अटैक हुआ, पुलवामा हुआ, फिर बालाकोट हुआ, तो हमने एक, और उसके बाद जो हम कभी बोलते नहीं है, लेकिन बालाकोट के फौरन बाद हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो विजय गोखले थे, उस वक्त उन्होंने एक अनाउंसमेंट की, जो मैं कहता हूं वो द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीएम्पशन। उन्होंने ये कहा कि अगर हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान में तैयारी हो रही है कोई मेजर टेररिस्ट स्ट्राइक की, तो वी रिजर्व द राइट टू टेक सच एक्शन एज इज नेसेसरी। नाउ यू अनाउंस दिस। तो अभी तक क्या हुआ है कि दुनिया ये देख रही है कि अनएक्सेप्टेबल अटैक जब होते हैं तो उसके बाद किनेटिक एक्शन हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, किनेटिक, और बालाकोट के बाद मामला डिफ्यूज हो गया, हम जानते हैं कैसे, उनका भी अटैक हुआ, अभिनंदन, लेकिन हमें मालूम है। तो इस वक्त सबको भय यही है कि मोदी जी वुड बी अंडर द ग्रेटेस्ट प्रेशर कि भाई ये 2 उदाहरण हैं आपके साथ, तो इस वक्त जो प्रेसिडेंट आपने बना लिया है, इससे आप दूर कैसे जा सकते हैं। और सब डरे हुए हैं, जितनी दुनिया है डरी हुई है, और मोदी जी के सामने जो विडंबना है वो तो फिर रास्ता क्या है, अब उस पे क्या बताया जाए। इस देखिए, ये तो आप दोनों सियासतदान हैं, आप ज्यादा जानेंगे, मैं तो खाली डिप्लोमेट रहा हूँ, मैं तो आप लोगों को फॉलो करता हूँ। अच्छा चलिए विशंबर जी, आपसे पूछते हैं कि क्या जो स्थिति है क्या है कश्मीर में, मिलिट्री ऑप्शंस क्या है, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से। सब फर्स्टली थैंक यू कपिल जी। देखिए, मैं बेसिकली पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि
दूसरे का इरादा क्या है। फौज में हम ये देखते हैं कि भाई हमारा ओपोनेंट कौन है और उसका इरादा क्या था। पाकिस्तान का शुरू से इरादा, मेरा मानना यह है कि कश्मीर एक बहाना है, असली भारत निशाना है। मेरा ये मानना है पहले दिन से। कश्मीर तो एक बहाना है, कोई बहाना नहीं मिला तो कश्मीर बहाना बना लिया, पर निशाना भारत पर है, निशाना भारत पर है। दूसरा मेरा मानना यह है कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट जो है, इसमें उसका क्या इरादा था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतवासियों को एक सीख देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। हालांकि स्पष्ट हो गया, हमारी पॉपुलेशन समझ गई जो उसका इरादा था। हमारी पॉपुलेशन ने नकार दिया, कश्मीरियों ने नकार दिया, हिंदुस्तान में समझदार लोगों ने नकार दिया कि भाई उसका इरादा था। उसके 3 इरादे थे। एक, जम्मू एंड कश्मीर में 5-6 साल बाद एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट मैंडेट के साथ आई है, और एक ऐसा लीडर जो यंग है, जिसने पहले 5 साल उस राज्य को चलाया था, उस जनता ने उस यूथ लीडर पे, उस यंग लीडर पे दोबारा से भरोसा दिया है कि भाई आपने अच्छा काम किया होगा तभी तो इतना भरोसा दिया है। तो हाउ टू अंडरमाइन दिस गवर्नमेंट, मतलब इसको कैसे अंडरमाइन किया जाए डेमोक्रेटिक। देखिए भारत जब निशाना बनता है ना, जब आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ना रहे, वहां प्रेसिडेंट रूल चलता रहे, वहां उग्रवाद चलता रहे, वहां भारतीय लोग जाते डरें, तो उसका इरादा तो ये है कि भाई वहां टूरिज्म ना हो। तो थोड़े दिन बाद लगेगा कि भाई ये तो टूरिज्म हो ही नहीं रहे, तो सरकार फेल है, यहाँ तो इकोनॉमिक कंडीशंस फेल है। वहां हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा दो तो यहां पूरे देश में हाहाकार मच जाएगी। और यहाँ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट स्टेट और इस लेवल का जो स्टेट और सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा दो तो यहाँ बहुत से लोग हैं। हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो असलियत में ISI की चाल को नहीं समझते, लेकिन वैसे बुद्धिजीवी हैं। तो उसके ये 2 इरादे हैं। एक लॉन्ग टर्म इरादा, जिसमें कि भाई भारत को किसी भी तरह पनपने नहीं देना, इकोनॉमिकली नहीं पनपने देना, कोहेशन नहीं आने देनी। यहाँ क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, अगर 140 करोड़ पीपल डेमोक्रेटिकली उन मुद्दों पर एक साथ हो जाए तो दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। फिर हम लोग इंटेलिजेंट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, हमारे यहाँ हिस्टोरिक सब कुछ है। तो उसके ये 2 इरादे। अब इस इरादे में हम सब कुछ कर चुके उसको मनाने के लिए। क्या 70 साल में बातचीत नहीं हुई? क्या पिछले 35 साल में डिप्लोमेटिक एफर्ट नहीं हुआ? क्या आपने इकोनॉमिक ट्राई नहीं किया? आज तो ना आपके उसके साथ कोई इकोनॉमिक रिलेशंस है, ना आपके साथ कोई ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशन है जिसको कहो मैं विड्रॉ कर दूं और जिससे इम्पैक्ट पड़े। और पाकिस्तान की पॉपुलेशन पर और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, उस पर कोई असर नहीं पड़ता कि आप कितने टेररिस्ट मारते हो। वहां कोई मातम नहीं बदलता। वहां फारूक साहब की तरह कोई आंसू नहीं बहाता, कोई दुखी नहीं है कि भाई मेरे यहाँ 26 आदमी मेरे यहाँ नागरिक मार दिए, हमारे यहाँ डिसेंशन फैलाई। दुख होता है ना वहाँ। कभी आपने कभी दुख देखा है किसी को? कभी आपने POK के अंदर किसी को ये देखा कि भाई हमारे 20 टेररिस्ट मर गए, रो रहे हैं लोग? नहीं ना, क्योंकि ना वहाँ माताएं रोती हैं, ना बहनें रोती हैं, ना वहाँ दुख होता है, ना कोई असर नहीं पड़ता। जहाँ तक सर्जिकल स्ट्राइक है आपने की, लेकिन क्या पाकिस्तान उसके बाद किसी निगोशिएटिंग टेबल पे आया? नहीं आया ना। तो आपको आज ऐसा करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी पे किसी किस्म का कोई विश्वास नहीं करता हूं। पाकिस्तान को अगर निगोशिएटिंग टेबल पे लाना है ना, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, तो एक ही तरीका, एक ही आपके पास बचा हुआ है। और जो सारा भारत में 90% लोग कहेंगे, जनरल साहब जो वॉर मॉन्गर है, एक ही तरीका बचा है कि आपको उसकी मिलिट्री पावर को इतनी पावरफुल से स्ट्राइक करना पड़ेगा। आपके डैमेजेस होंगे, आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा, आपके इकोनॉमिक लॉसेस होंगे, आपको हो सकता है आपके ह्यूमन लॉसेस हो। पर अगर 91 से ह्यूमन लॉसेस देखो, जो कि फारूक साहब तो गिन सकते हैं ना। और मैं एक और आपको बताऊंगा, 2001 to 2006 बहुत इंसिडेंट्स हुए सिविलियंस पे। आप पन्ने उठा के देखो, किसी को भी बोलो थोड़ी सी रिसर्च करेगा, 2006 से 2017 तक सिविलियन पॉपुलेशन पे फारूक साहब बिल्कुल नहीं। और जो भाई बार बार क्यों कह रहा हूं, और जो उमर साहब की वो 5 इयर्स थे, उसमें तो
उसमें तो ऐसा हुआ नहीं, उसमें टूरिज्म बहुत हुआ, कम, बहुत फ्लोर कम, हुआ। बहुत तो ऐसी स्ट्राइक, तो वो अब स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वो किसी की नहीं सुनेगा। देखिए आपको एक चीज मैं सोच रहा था सर बताएंगे कि मुनीर को लग गया खून, वो कहता है देखो मैं बांग्लादेश में सक्सीड हो गया ना, वो तो क्रेडिट लेता है कि देखो मैंने कहा था ना मैं भगा दूंगा इनको। वो थोड़ी क्या, वो चाहे उसने CIA को यूज किया हो, चाहे उसने ब्रिटिशर्स को यूज किया हो, मेरे सारे के सारे जितने थोड़े बहुत वीजा लगते हैं सब बंद हो जाएंगे, पर हेल विद इट, मैं मान रहा हूं उसने जिस मर्जी को यूज किया हो, लेकिन जो उसका एजेंडा था, जो प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, जो एक ऐसी लीडरशिप थी जो हमेशा ही चाहती थी बांग्लादेश और इंडिया प्रॉस्पर करें दोनों, उस लीडरशिप को पहले तो उस लीडरशिप को बहका दिया, एक हवस का रूप दे दिया उस लीडरशिप को, उस लीडरशिप से कुछ गलतियां करवाई, और फिर उस लीडरशिप को इतनी बुरी तरह से किया कि उसके पास 6 घंटे भी नहीं थे कि अपनी जान बचा लो, भागे। तो मुनीर साहब को लगा हुआ है इस टाइम पे खून। चलिए, किसी के कहने से वो नहीं आएंगे बात करने, आपको बाध्य करना पड़ेगा मिलिट्री पावर यूज करके उनको नेगोशिएटिंग टेबल कि इसमें असहमति भी हो सकती है जो आपने स्ट्रैटेजी बताई हो, जैसे विवेक जी ने कहा कि ऐसा ना हो कहीं कि वो ऑप्शन पाकिस्तान इस्तेमाल करने की सोचे। अगर कोई ऐसा आप काम करो तो बड़े ध्यान से सोच के ऐसी बातें हमें करनी चाहिए, और सरकार को भी बिना जब तक पूरी तरीके से प्रोज एंड कॉन्स इसके ना देखे जाएं। सॉरी टू इंटरप्ट, ये भी आपको बनाओ, हर वक्त जब लड़ाई हुई है पहल उन्होंने की है। जी हाँ, कभी यहाँ से पहल नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो 3-4 जंगे हुए और लास्ट वन वाज कारगिल वॉर, वो भी वहीं से इनिशिएट हुई। जी हाँ, हिंदुस्तान ने कभी कदम नहीं उठाया लड़ाई का। ये वो तो ठीक है, लेकिन फारूक साहब प्रॉब्लम आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, में प्रॉब्लम बट ये द है पास्ट ना, इज लाइक दिस। आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आपने बालाकोट किया, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ठीक है ना, आप कौन सी ऐसी स्ट्राइक करेंगे हाँ जिससे टेररिज्म खत्म हो? मेरे हिसाब से, मैं सहमत नहीं हूँ, मेरे हिसाब से ऐसे टेररिज्म खत्म नहीं होगा, मेरी हिसाब है। लेकिन इनकी बात, एक बात तो सही है कि जो जनरल आसिम ने कहा है, 2 नेशन थ्योरी की उन्होंने बात की है, और उनका मकसद क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो भी सोचें कि हम इस देश के एक अंग बन नहीं सकते क्योंकि वो अलग देश है। तो ये एक मैसेज दिया जा रहा है, और कोशिश कर रहे हैं उसका भी हमें शिकार नहीं होना डिवाइड हो। हाँ, तो तभी मैं हिंदू और मुसलमान आपकी राय पूछना चाहता हूँ और ज्यादा दूर। सर, और उसने तो अगली मुल्क जनरेशन को को खत्म सीख कर दी दिया। है। तो आपकी राय मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके बारे में, दिस 2 नेशन थियरी एंड व्हाट इज ट्राइंग टू। मैं तो आपसे ये कहूँगा, मेरे वालिद ने कभी ये मालूम कबूल नहीं किया। उसने कहा कैसे, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध, जो भी है, पैदा करने वाला तो वही है, किसी नाम से उसको बोलिए, वही तो है। तो फिर हम ये कहें, आप इंसान को देखिए, उसको चीर फाड़िए, वहीं पर दिल है, वहीं पर लंग्स है, वहीं पर किडनी है, सब कुछ वहीं है। डॉक्टर भी नब्ज देखता है तो यहाँ देखता है। तो जब उसने हमें सब एक बनाया, हमारी मुसीबत ये है कि ऐसी ताकतें अब बन गई हैं जो हमें अब बांट रही है, और बांट के देश को कमज़ोर कर रही है। उनका मकसद देश को कमज़ोर करना है। ये सब देश को कमज़ोर करने की नीति है। वो हमला जो पहलगाम में हुआ, वो भी इसी नीति का है। लेकिन अगर आप कश्मीर का इतिहास देखिए, कश्मीर कभी भी वो सूफी कल्चर का है जिसे सब समेट लिया है। और सबसे बड़ी मुसीबत क्या हुई, जब जिन्ना साहब को ये लगा कि जो कश्मीर मेरी जेब में था या मेरे जेब में नहीं है, तो कबाली भेजे। कबालियों के बाद पाकिस्तानी फौज आई। बिल्कुल। और क्या किया, आप यकीन नहीं करेंगे, औरतों के बालें खींची, क्या क्या। और फिर वहाँ पे मुजफ्फराबाद पे पुल पे एक तरफ से वो लोग थे मुजफ्फराबाद के, दूसरी तरफ से ये लोग आए पाकिस्तानी दरिंदे, और फिर उन्होंने कहा इन लड़कियों को हमारे हवाले करो। तो वो साथ शख्स ने किताब कुरान करीम उनके सामने रखा,
कहा ये देखिए इसमें कहाँ लिखा है कि ये करना जायज़ है। उन्होंने उठाया कुरान करीम, दरिया में फेंका, उसका सर कलम कर दिया। हमारी नीति ये रही है। हमने कभी फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये आलम रहा करेक्ट। हर वक्त शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। फिर देखिए मैं आपसे कहूँ, उसके बाद हमारी सबसे बड़ी जो गलती हुई, मैं आज भी कबूल करता हूँ, कि जब 89 से इन्हें शुरू किया, क्योंकि शेर कश्मीर मर गए, दे कुडंट डू दिस इन हिज लाइफ टाइम। उन्होंने कहा अब तो वो मर गया, अब हमारे पास ताकत है, और हमारे लोगों को आराम से पार ले गए, ट्रेन कराया, ट्रेन करके उनको वापस भेजा। उन्होंने वो जुल्म किया लोगों पे, मस्जिद से निकलते लिए गोलियां मार दी, घर जाके गोलियां मार दी। मौलवी फारूक जैसे रिलीजियस लीडर, उसको शहीद कर दिया। लोन साहब को, अली लोन साहब शहीद कर दिया। ये दिखा डर पैदा करने के लिए, और वो डर ऐसा किया कि ये जो जिसको हम ले गए कंधार, उसमें वो शख्स भी था, लटरम जिसका नाम है। लड़के को खड़ा किया पुल पे खड़ा करके सारे बम उसके ऊपर लगाए और बटन दबाया डर पैदा करने के लिए। और जब हमारे हिंदू भाइयों को निकलना पड़ा, वो सबसे बड़ा कलन हम पे है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि हम खुद सहमे हुए थे। और आज 33 साल से ज़्यादा हम घर नहीं ला सके। यह है क्योंकि हमें डर है, जो उनने आज किया वो उनके साथ फिर कर सकते थे। हम उनकी कुर्बानियाँ नहीं देना चाहते। जनरल साहब ने एक बात कही जिसका मैं आपसे कुछ राय सुनना चाहता हूँ। कपिल साहब, मैं एक छोटी सी बात बीच में इंटरजेक्ट करूं? जरूर। देखिए, क्योंकि 1947 की बात जब आप आती है, आज देश में दुनिया भर में एक बड़ा गलत सा इंप्रेशन जाता है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी आपको, कॉन्फिडेंस देखिए नेहरू जी का और कॉन्फिडेंस देखिए शेख साहब का। वो यूएन में कह देते कि आप इनकी फौज हटा लो, हम लोग यहाँ पे प्लेबिसाइट करने को तैयार है। मतलब वो इतने टावरिंग लीडर थे, उन लोगों में इतना भरोसा था भारत के प्रति, वो जानते थे कि हम किसी भी प्लेबिसाइट में आम आदमी जो है वो भारत को नहीं छोड़ता, वो भारत के साथ है। ये उनका उस वक्त का कॉन्फिडेंस था। उस वक्त ये कॉन्फिडेंस जब वो प्लेबिसाइट का जो करने वाला तो था, उसको चूज करते थे, तो वो ऑब्जेक्शन करते थे, ये हिंदुस्तान का वो साथ लेगा। उस वक्त अमेरिका, माफी मांगता हूँ, टोटली पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल, उन्होंने टोटली मानते, बिल्कुल उनको यही डर था। बिल्कुल सही बात। तो मैं आपसे कहूँ ना, उन्हें कभी ये कबूल नहीं किया कि भाई हम लोगों ने रास्ता चुन लिया है, हमारा रास्ता वो नहीं है। चलिए, इनमें इनकी बात जो इन्होंने कही कि जब भी यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट रही, तब तक आतंकवादी दबा रहा, कम रहा, दबा रहा। बिल्कुल। जब आप चीफ मिनिस्टर थे, जब उमर था, दबा रहा। और मेरा ख्याल जब हमारी सरकार, आपको याद होगा 96 में जब हम इलेक्शन में गए, बहुत क्रिटिकल, कोई पार्टी नहीं निकली। करेक्ट, बिल्कुल सही। और 2002 में देखिए सब पार्टियां आ गई। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका 96 was also a threshold। याद है आप? और आपने उस टाइम पे, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि भैया अगर ऐसी बात है तो पॉपुलर गवर्नमेंट जब तक रहेगी तो उनको जो इन्फॉर्मेशन भी मिलती है वो बेटर इन्फॉर्मेशन मिलती है। यही तो मुसीबत है। आप देखिए, माफ़ी चाहता हूँ कहने को, आज हाल देखिए, मैंने यूनिफाइड कमांड किया। क्यों किया? आर्मी के जो चीफ GOC है 15th कोर या 16th कोर, उनको टोटल इन्फॉर्मेशन आर्मी की आती है, BSF को अपनी इन्फॉर्मेशन आती है, कश्मीर पुलिस को अपनी इन्फॉर्मेशन। करेक्ट, हाँ, ये सब अलग अलग इन्फॉर्मेशन। करेक्ट। हमने कहा साहब अगर यूनिफाइड कमांड होगा अंडर द आर्मी चीफ, और चीफ मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन, ही विल बी डिप्टी चेयरमैन, he will be able to put all this information together and then use. Correct. Army has the maximum बिल्कुल। power all around, and they will be able to then concentrate on those areas. आज हाल देखिए, चीफ मिनिस्टर 7 महीने से है, he is not involved in security measures.
लेफ्टिनेंट गवर्नर्स इन्वॉल्व इन सिक्योरिटी मैटर्स। जब तक आप लोगों को उसमें शामिल नहीं बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल। हाउ यू गोइंग टू चलिए कन्फ्रंट दीज पीपल? तो ये बात बताइए विवेक जी कि आपने एक आर्टिकल भी लिखा था, मैं आपसे कोई राय भी लेना चाहता हूँ कि जाफर एक्सप्रेस का जब कब्ज़ा जब इंसर्जेंट्स ने किया बलूचिस्तान में, तो आपने लिखा है और ये छपा भी है कि आपको शक था कि ये हमला होगा और ये सभी को शक होना चाहिए था, तो फिर सिक्योरिटी का इंतज़ाम इतना अच्छा क्यों नहीं रहा? कपिल जी, उसका तो जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं तो मेरे साधन बहुत कम है, मैं तो कुछ पढ़ता लिखता रहता हूँ। सरकारों से मुझे कुछ नहीं, अगर आपकी आपको ये भनक थी। मैं इसलिए मैंने देखा क्योंकि जो मैंने वहाँ पर जो डीजी ISPR का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा और जो वाकया हुआ था जिसमें उन्होंने भारत पे गलत इल्ज़ाम लगाए, मैं फिर रिपीट करता हूँ, बिल्कुल गलत बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। पाकिस्तानी कहते हैं कभी कभी कि कश्मीर इज द अनरिजॉल्व्ड इशू ऑफ द पार्टीशन। कहते हैं, मेरा मानना है कि दरअसल अगर अनरिजॉल्व्ड इशू कोई है पार्टीशन का तो वो बलूचिस्तान। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान में जिस दिन से पाकिस्तान ने उसको एमैल्गमेट किया, कब्जा किया, और ये एक बहुत कम जानते हैं कि जिन्ना साहब खुद बलूच नवाब ऑफ कलात, और ये बलूचिस्तान तो वाकई उन्हीं का था, नवाब ऑफ कलात के वकील थे। अच्छा, ये नहीं हमें मालूम था। नवाब ऑफ कलात के वकील थे और अंग्रेजी हुकूमत से ये आर्ग्यू करते थे कि ये इंडियन प्रिंसली स्टेट सिस्टम का साथ पार्ट नहीं है। इसलिए जब अंग्रेज यहाँ से विड्रॉ करेंगे तो बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जिन्ना साहब, अच्छा, फिर 4 अगस्त 1947 तक मुस्लिम लीग ने नवाब साहब को ये आश्वासन दिया कि आपके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। जिस दिन 14 अगस्त आया साहब, 10 दिन में जिन्ना साहब बिल्कुल पलट गए। उन्होंने कहा कलात तो हमारा है, बलूचिस्तान हमारा। और जैसे कश्मीर में अंग्रेजों ने, सर आपको तो मुझसे ज़्यादा मालूम है, उन्होंने कुछ लीज पे ली थी ज़मीनें जो कि सारा गिलगित वगैरह, पूरा गिलगित, जो कि उसी तरह साहब क्वेटा और ये सब इलाका जो था वो नवाब ऑफ कलात से लीज पे लिया हुआ। अच्छा। और ये जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस 14 अगस्त के पहले उन्होंने लौटा दिए कलात को। और फिर ये सब वहां पे वाकया हुआ। तो मैं क्यों ये कह रहा हूं? क्योंकि इंसर्जेंसी जो शुरू हुई बलूचिस्तान में वो पहले दिन से शुरू हो गई, और आज के दिन जो इंसर्जेंसी चल रही है बलूचिस्तान, वो 5th इंसर्जेंसी है कपिल जी, 5th, और वो चल रही है आज की। अच्छा, उनका इल्जाम ये है कि इसको भारत, हम नहीं कर रहे हैं। फिर मैं कहता हूं हमसे इससे कुछ मतलब नहीं। मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं भाई ये तुम्हारी और बलूचों के बीच की बात है, बिल्कुल सही, लेकिन हमसे हमें क्यों दोष दे रहे हो? तुम उनसे जो तुम्हें करना है तुम करो, हमारे पास तो कोई तंजीमें नहीं है, हम तो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन उनका यह है कि आप कर रहे हैं। तो जाफर एक्सप्रेस में क्या हुआ? एक आइसोलेटेड जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से चलती है, लाहौर जाती है, लाहौर से फिर पेशावर तक जाती है, ये उसका रूट है। उसमें जाफर एक्सप्रेस में इन्होंने बलूच मिलिटेंट्स ने, बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों ने, मैंने देखा कि वो एक टनल के पहले रोक लिया जो बिल्कुल आइसोलेटेड जगह थी। अच्छा। और वहां पर उन्होंने फिर लोगों को उतारा, और लोगों को उतारा जो कि बुजुर्ग थे, औरतों को, बच्चों को, उनको उतार दिया। और फिर उन्होंने कुछ को, कोई 33 लोगों को मारा। और जो कि ISPR, जो उनकी मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है, उसने कहा कि ये उन्होंने उनके शिनाख्ती कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड्स देख के इशारा ये था कि वो पंजाबी थे, इसलिए फौजी थे सर, उनको मुफ्तीज में थे, लेकिन उनको मारा। उसके बाद उसने ये कहा उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आप देखें, कि जब ये चल रहा, अच्छा, उसके बगल में चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती बैठे थे।
उन्होंने ये कहा कि जब ये सब चल रहा था तो इंडिया में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर लॉन्च हो गया और उसने डायरेक्टली ब्लेम किया। अच्छा। उसके बाद पाकिस्तान में उनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई, फॉरेन अफेयर्स की, उन्होंने बड़े नरमी के बयान दिए। लेकिन पाकिस्तान में तो जो फौज चाहती है वही होता है। तो मुझे अपने तजुर्बे से पाकिस्तान की ये लगा कि अब वो कुछ ना कुछ करेंगे इसका, क्योंकि उनके जहन में ये है, जो पश्तो का शब्द है जो हम लोग बदला कहते हैं, पश्तो में शायद सर वो बदल कहते हैं, तो उनके जहन में ये है कि हमें ये करना ही करना है, अगर हमने ये नहीं किया तो हमारी मर्दानगी कम हो गई। तो फिर इसलिए मैंने वो लिखा, मैंने कहा कि भाई मुझे शक है। मैंने ये भी लिखा कि मैं कोई यूनिक नहीं हूँ, भारत सरकार का पूरा तंत्र है, उसने भी देखा होगा, वो भी शायद इसी नतीजे पहुँचेंगे। फिर मैंने सजेस्ट ये भी किया कि क्या क्या कदम भारत को पहले प्रीएम्प्टिव एक किस्म से उठाने चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहिए कि ये सब हम पर इल्ज़ाम लगा है, उनसे कह दीजिए टेम्परेचर रेज नहीं करें, कोई ऐसी हरकत नहीं करें, और अगर एस्केलेशन हुआ तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं हो। जनरल साहब ने एक बात कही कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से पे कोई विश्वास नहीं रखते, वो कुछ नहीं करने वाले। मुझे भी लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक वक्त ऐसा था कि जब ऐसा कोई हादसा पहले हुआ तो जब डॉक्टर साहब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने डेलीगेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड भेजी। मैं भी कुछ हिस्सा था, अफ्रीका में गया, कई कंट्रीज़ में गया, और उसमें हमारे यूपीए सरकार के लोग भी थे और विपक्ष के लोग भी थे, उसमें डिप्लोमेट्स भी थे। गारे खान साहब मेरे साथ गए थे, और हम हर जगह जाकर हमने कहा कि ये देखिए हमारे पास प्रूफ है, ऐसे ऐसे हो रहा है। उसका असर पड़ा। और आज की स्थिति जो ये है कि भाई सारे दुनिया के सारे देश हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं। तो आपका ये सुझाव अगर मैं दूं कि भाई ऐसी डेलीगेशंस हर जगह जानी चाहिए और कुछ ना कुछ तो असर होगा, और उनको ये भी करना चाहिए कि आप भी प्रेशर डालिए, और अगर हमारे साथ आप व्यापार करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ तो रोक लगाइए। कपिल जी, उसमें आज के दिन हम मांग क्या करें? यही मांग करेंगे कि आप पाकिस्तान से प्रेशर डालिए और ये कहिए कि साहब ऐसा हाउ कैन वी कीप हेल्पिंग यू ऑल द टाइम। देखिए, आप हर समय आपकी मदद नहीं कर सकते। वो ही मैंने आपसे कहा, पहले ही मैंने कहा आपसे कि वो सब प्रेशर डालेंगे। FATF में भी उनको डाल दिया। हाँ, डालना चाहिए ना। हाँ, ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए। नहीं, फिर से डाल दें। हाँ। लेकिन उसके बावजूद मेरा यकीन है नहीं कि उनको ड्रिप पे रखेंगे। पाकिस्तान देखिए, मैंने ये कठोर शब्द है, कड़वा सच है जनरल साहब, ये कड़वा सच है। इसको अगर हम देखिए, मेरा मानना है कि देश को, देशवासियों को कभी वास्तविकता से दूर नहीं हटना चाहिए। जो सच है वो बोल, उसको कबूल करना जरूरी है। अगर सच आप कबूल नहीं करें तो फिर आगे जो जनरल साहब कह रहे हैं, मैं 100% मानता हूं कि इसमें कोई सब अपना हित देखते हैं। आपको अपने हित की खुद सुरक्षा, वो भी तो अपना हित देखेंगे ना। हाँ, वो भी देखेंगे। आप दोनों सियासतदान हैं, मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं कि सब अपना हित देखते हैं। दूसरी चीज, क्या वो अपनी भारतीय अंदरूनी सियासत हो या बैरूनी सियासत हो, साहब इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें तो यही हित ही पे चलता। तो उनका हित सबसे ज्यादा क्या है? उनका हित ये है कि भाई यहाँ पर ये न्यूक्लियर देश है, यहाँ पे 24 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ पर अगर पूरी इंस्टेबिलिटी फैल जाए, जैसे मैंने आपसे कहा सोमालिया में है, करेक्ट, तो वहां पर तो न्यूक्लियर नहीं है, चल रहा है, टेररिस्ट ग्रुप्स पनप रहे हैं, पायरेसी हो रही है, उसको कंट्रोल करते हैं, सब ये सब होता है। लेकिन यहाँ तो न्यूक्लियर। तो चलिए मान लिया कि उसका कोई ऐसा खास नतीजा नहीं निकलेगा। नहीं, एक सेकंड, मान लिया नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन इसमें हर्जी क्या है करने? नहीं, आप उनसे अगर ये कहें, देखिए दो चीजें मैं आपसे, आज के दिन अगर एक होता है प्रीएम्प्टिव, कि आपने कहा कि उनसे कहिए ये करें नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो। मुझे लगता है ये करना चाहिए, इसमें कोई बेजा बात नहीं। लेकिन हमारे जो मकसद हैं और जो लक्ष्य हैं,
इस डिप्लोमेसी में मैंने यही सीखा है, जैसे जनरल साहब कह रहे थे कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल, क्लियर बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग, ये लक्ष्य क्या है। हम उनसे क्या कहें कि आप जैश ए मोहम्मद को नष्ट करिए, उसका बहावलपुर में उसका हेडक्वार्टर्स खत्म करिए, मसूद अजहर को खत्म करिए, ये डिमांड आप अब हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ। लश्कर, वो कहते हैं साहब लश्कर अब भाई नहीं, हमने सईद को बंद कर दिया है, इसीलिए ख्वाजा आसिफ कहते हैं जो कि टीआरएफ है, फ्रंट, जो टीआरएफ है उसको अच्छा हाँ टीआर नहीं, वो कहते हैं कि टीआरएफ अगर सोर्स ही नहीं है तो टीआरएफ नहीं। दूसरी चीज वो क्या कह रहे हैं, इसको भी सुनना। वो कहते हैं कि साहब सबसे बड़ी दहशतगर्दी तो हम फेस कर रहे हैं वो टीटीपी और बलूचियों से, और उनका इल्जाम ये है अगर आप जाइएगा डिप्लोमेसी करने तो उनका वो उल्टा इल्जाम लगाएंगे। वो कहेंगे साहब वो तो कहते हैं कि आप टीटीपी जो उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, और ये उनके पास तो सबूत कोई नहीं है, हमारे पास तो सबूत है। देखिए हमारे पास सबूत है, वो आपको जाफर इसका वो कहते हैं कि साहब हमारे पास वो भी सबूत लें। सबूत बनाने में क्या, आज के दिन सबूत बना, एआई के जमाने में सबूत बनाने में कोई टाइम लगता। तो देखिए तीसरी चीज ये तो कानून में देखा है तीसरी चीज में अंत में यही कहूंगा मैं कि मुझे लगता है आज के दिन मोदी जी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत में बहुत आक्रोश है, और बिल्कुल वाजिब आक्रोश है, बिल्कुल बिल्कुल। उस आक्रोश को वो कैसे रिस्पॉन्ड करें। करेक्ट। और आप दोनों सियासतदान हैं, आप तो जानते हैं कि अगर आक्रोश है जनता जैसे में, आपने तो कहा, आपको रिस्पॉन्ड करना, जैसे आपने कहा कैसे काबू में लाइए। रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा, बट ऐसा भी नहीं हो कि ऐसा रिस्पॉन्ड करें जिससे वो जो आप खतरा बता रहे हैं वो। देखिए खतरा, उसमें एक लफ्ज मैं आपसे कहता हूं, पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि देखिए, और ये दुनिया को डराता रहता है हमेशा से, 20, 22, 25 साल से डरा रहा है, 98 से तो डरा ही रहा है कि देखिए अगर भारत कोई टेररिस्ट एक्ट पे किनेटिक रिस्पांस देता है, यानी फौजी रिस्पांस देता है, तो फिर एस्केलेशन हो जाएगा, और एस्केलेशन से न्यूक्लियर वॉर का खतरा है। हमारे लोग अब ये मानने लगे, और जनरल साहब जैसे लोग मानते हैं, मुझे लगता है अगर मैं गलत हूं तो कहिए, बिल्कुल वो ये मानते हैं कि ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जिसको कहते हैं वो, और कन्वेंशनल वॉर, क्योंकि हमारे पास अनकन्वेंशनल वॉर के तो सिस्टम्स नहीं है। जी हाँ। तो कन्वेंशनल वॉर और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के बीच में एक स्पेस है जहां पे कन्वेंशनल वॉर हम कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर आपने ये कन्वेंशनल वॉर की और हमारी कन्वेंशनल सुपीरियॉरिटी है, इसमें कोई शक नहीं, तो कितनी स्पेस है, और क्या इस स्पेस में, और इसका जनरल साहब जवाब दे सकते हैं, हम इतना उन पर डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं कि उनका एग्जिस्टेंशियल सिचुएशन नहीं आए। क्योंकि उन्होंने कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी आप एब्रोगेट करें तो एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर मतलब कि हम सूखे हो जाएंगे, तो बिकॉज यू सी हम जब जानते हैं ना, नीड टू रिपीट, वो पानी भी नहीं रोक सकता, अभी कौन रोक अभी नहीं, वो तो अलग बात है। लेकिन देखिए लास्ट चीज में कहूँ, क्योंकि आई थिंक आपके जो दर्शक हैं उनको ही पता होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ ऑफेंस, दे आर वेपन्स ऑफ डिफेंस। वो तब इस्तेमाल होते हैं जबकि देश का वजूद खतरे में। सही बात। जब वजूद खतरे में है तब आप कहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पास ये कैपेसिटी है कन्वेंशनल वॉर की? और मैं जनरल नहीं हूं, जनरल साहब तो आप बता सकते हैं, पूछेंगे अभी कि इतनी कैपेसिटी है कि उस वजूद को खतरे में लाने से पहले हम इतना डैमेज इन्फ्लिक्ट कर दें कि वो फिर कहें कि भाई अब बहुत हो गया, हम अब इसको टेररिज्म का रास्ता अब छोड़ते हैं। और आखिरी चीज मैं कहूंगा, टेररिज्म को उन्होंने अपनी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा बनाया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या क्या उसको हटा देंगे? ये साहब जनरल साहब आप बताइए। अब देखिए, पहले तो मैं एक लाइटर वेन पे एक बात कहूँ आपको कि जब एसएचओ किसी क्रिमिनल को बुलाता है ना, जब चोर को बुलाता है तो प्यार से चोर नहीं कहता मैंने चोरी की है। आप जितना मर्जी डिप्लोमेटिक एफर्ट कर लो, मैं अपनी डिप्लोमेसी को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, बहुत
काबिल है, हमारे मोस्ट प्रोफेशनल है, एंड मैंने साथ देखा तो रिस्पेक्ट करता हूँ। वो एक चोर है, जब तक उसको कुछ लगेगा नहीं वो बोलेगा नहीं मैंने चोरी की है, मैं मुझे माफ कर दो। ये तो वो तो एक नोन थीफ है जिसको कुछ ना कुछ तो पनिश करना पड़ेगा। कस्टोडियल इंटेरोगेशन होनी चाहिए, जैसे मतलब नहीं, कस्टोडियल इंट्रोगेशन से गुजारा नहीं होगा, थर्ड डिग्री उसको चाहिए एक बार, मेरा मानना ये है। और बिल्कुल देयर इज ए थ्रेशोल्ड। और दूसरी बात ये है, देखिए आप 2 एग्जाम्पल लीजिए। आज मुनीर साहब जो हैं अपने आप को डिफैक्टो, मतलब देखिए शरीफ साहब थोड़ी इकोनॉमी रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुनीर साहब अपने आप को डिफैक्टो जो है वो पाकिस्तान के कर्ता धर्ता मान चुके हैं। सही बात। उनमें और याह्या खान में और अयूब खान में बहुत कम फर्क है साहब। अयूब खान को भी हमने नहीं भगाया था, उनकी जनता ने भगाया। जब जूते पड़े जनता ने भगाया। याह्या खान को जब जूते पड़े जनता ने भगाया साहब, और वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आए। ये हमारी उदारता है, क्योंकि हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि कश्मीर जो है वो उनका कहीं, कश्मीर तो बहाना है ना, मैंने बोला हम हमेशा से कुछ लोग ये सोचते रहे, वरना टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी थी, भुट्टो साहब की मजबूरी थी, सबकी मजबूरी थी। 1 लाख लोग प्रिजनर थे, हम लोग उनकी टेरिटरी में बैठे थे, तो साहब वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आए। ये 2 टाइम पे, कारगिल के बाद नेगोशिएटिंग टेबल पे लाया, नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगा, कन्वेंशनल वॉर के जरिए आएगा। जब आप उसको ड्रॉ करोगे और आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी की बॉर्डर में ड्रॉ करोगे, उसके सेंसिटिव एरियाज को हिट करोगे, तो उसकी मोबिलाइजेशन होगी, उसकी फोर्सेस आएंगी, तो डिस्ट्रॉय करोगे। जनरल साहब वो कहते हैं कि ये जो टेररिस्ट कैंप है ये मूव करते रहते हैं, आपको पता नहीं चल सकता कि आज यहाँ है कल वहाँ है। मैं कह रहा हूँ टेररिस्ट कैंप से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब है टू ड्रॉ। मैं, लोग कंफ्यूज है। मैं कह रहा हूं आज आप उसके 1000 टेररिस्ट बलूचिस्तान कहीं भी छुपे हुए हैं, वहां आप कुछ भी कर दो, सबको डिस्ट्रॉय कर दो, पाकिस्तान पे कोई असर नहीं पड़ता साहब। आप पूरे कैंप डिस्ट्रॉय कर दो, पाकिस्तान तो को फिर क्या करो? जब उसकी आर्मी को हिट करोगे, जब उसके लोगों में डिसेंशन आएगी साहब, आपके लोग आप समझिए, आपके यहां 89 से, ये देखो ना, फरूक साहब चीफ मिनिस्टर थे, इलेक्टेड थे, ये अपनी सरकार चलाना चाह रहे थे, ये इनके आइडियाज थे। अगर आप इनके और राजीव गांधी का अकॉर्ड अगर आप पहले पढ़ो, देखो तो सही, रोड मैप देखो, लोग भूल जाते हैं। मैं आई होप आई एम करेक्ट, फरूक साहब ऑन दैट मैटर। मतलब एक विजन थी। ये सब क्यों गया? क्योंकि उन्होंने हमें दर्द दिया साहब। कश्मीर में इतनी दहशत फैला दी कि हिंदू मुस्लिम छोड़ो, मुस्लिम खुद, हमने मुसलमानों को भी डरते देखा है, गुज्जर बकरवालों को डरता है। मैं हाजी बुलंद साहब से, मतलब मेरे वो एक तरह से, लोग कहते हैं वो ये थे वो थे, लेकिन मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है, पारिवारिक तौर पे देखा है। जब वो यहाँ कैंसर के इलाज के लिए आए थे, मैं उनको राजीव गांधी हॉस्पिटल में देखने गया हूँ। इन्होंने दर्द सा है साहब, हिंदुस्तान में दर्द सा है। आपके सीआरपीएफ के, आर्मी के, दुनिया भर के जवानों की आपके यहाँ शहादत के बाद आई है ना, तो दर्द सा है। पाकिस्तान को कोई दर्द नहीं है। जब पॉपुलेशन को दर्द होगा, जब सेना को दर्द होगा कि हम लोग जो है पिछड़ रहे हैं, तो मुनीर साहब को अकाउंटेबल करेंगे, भगाएंगे और फिर निगोशिएटिंग टेबल पे आएंगे। मेरा मानना यह है कि अगर भुट्टो साहब को याह्या खान साहब नहीं करते, और अगर हमारे यहाँ पंजाब में मिलिटेंसी नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली पंजाब में, तो मेरे ख्याल में जम्मू एंड कश्मीर में, और शेख साहब के बाद जैसे इन्होंने टेक ओवर किया था, अगर हम लोकली सपोर्ट करते, मेरा मानना यह है कि उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने भी कश्मीर की गवर्नमेंट को सपोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को वो सपोर्ट नहीं दिया जो देनी चाहिए थी। 89 से 91 तक हमारा वीकेस्ट फेज है साहब। वो तो इतिहास हो गया। तो ये सिचुएशन आप जब ला सकते हो, जब वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगा, आपकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे कन्वेंशनल वॉर लड़िए, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को उसको नेगोशिएटिंग टेबल पे लाइए। एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ फारूक साहब आपसे भी, कि हमने एक सिस्टम फेंसिंग का बनाया था, हमने तय किया था 2005 में, फेंसिंग शुरू भी हो गई थी और कंप्लीट भी है, लेकिन उसमें अभी 20-30% अभी ठीक तरह से, क्योंकि बर्फ़ पड़ती है, 15 फुट बर्फ़ पड़ती है, फेंसिंग ख़राब हो जाती है। फिर 2016 में एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड एक मैनेजमेंट सिस्टम, बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि 2016 में हम 2018 में ख़त्म करेंगे, वो उसको फिर 2023 में ले गए, अब 2025 में ले गए। तो अगर इजराइल जो पैलेस्टीनियंस को इस तरफ आने के लिए, कोई भी अगर हमास का बदला इस तरफ आए, उसको पता चल जाता है, तो हमारा सिस्टम ऐसा क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि फेंसिंग की वजह से ये टेररिज्म भी कम हुआ है। तो अगर हम वो ब्लॉक कर दें
तो ये ज़्यादातर समस्या भी कम हो जाएगी। आपकी इसका क्या राय है? फारूक साहब आपका क्या राय है? पहले मैं आपको बताऊं, आप लोग भूल रहे हैं वाजपेयी जी के जमाने में 12 महीने हमारी फौज बॉर्डर पे आई बॉल टू आई बॉल थी। करेक्ट, जनरल साहब सही है? बिल्कुल सही, वो सही, हम भी और कभी भी हम समझते थे, चीन की मैं प्रेजेंस, कभी भी समझते थे हो जाएगा। फौज थक गई, ईमानदारी से मैं कहता हूँ थक गई, इंतजार करते करते कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। सवाल इस बात का है, आज भी वो फौज, कल ही देखिए उधमपुर में एक जवान, खूबसूरत जवान, बंगाल का आर्मी का मारा गया। उसके बाप को देखिए, बुढ़ा बिस्तरे पे, माँ बुढ़ी, यही जवान उसको बचाने वाला। क्या गुजर रही होगी? ये हर जवान का हाल है, हर अफसर का हाल है। सवाल इस बात का है, उनको टेबल पे लाना है, उसके बगैर रास्ता नहीं है। मैं आपको ईमानदार जनरल साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, उनको टेबल पे लाना, और टेबल पे हमने इस चीज़ का हल निकालना है। तब भी मैं कहूँगा, आज भी कहता हूँ, वो ये कबूल करने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान के लोग थक गए, ईमानदारी से कहता हूँ, ये जानते होंगे, थक गए इससे कि वो हमारा सामान दुबई जाता है। अब आप देखिए, अगर वो 1 रुपए का है, दुबई से जाते आते वो 20 रुपए का हो जाता है। कितना उनको उठाना पड़ता है, जो हार्डली 20 मील का फासला है बागा से। वो ये जो हमला हुआ, ये तो ऐसा हुआ है ना कि ये वहाँ का व्यापार बंद हो जाए, हम काम दाम बंद लोगों हो उस जाए। एक्सप्रेस का, हाँ, मैं आपसे कहूँ, हमें डर इस बात का था, जब प्राइम मिनिस्टर साहब 19 तारीख को रेल शुरू करने वाले थे, हमें डर था कि कहीं उस एक्सप्रेस का बदला यहाँ न ले। मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूँ, हमें डर था। आपने देख लिया सर, जो हाँ, मैंने अब लिखा जब ये वो एक्सप्रेस का आपने हुआ भी- ना, मुझे डर So लगा। I was not the only- No, I felt myself that these people can do anything. मगर जब वो नहीं हो सका, they took this route. तो आप एक बताइए इंसानियत जनरल- का कत्ल किया उनने। अब रास्ता निकालने की बात है, उसमें इन्होंने सही कहा, पार्लियामेंट बुलाइए, जाइए बाकी देशों में जाइए, वो मदद करे ना करे, हमारी बात तो सुने। मैं आपको सुनाऊँ, जब मैं अमेरिका गया एक दफ़ा, तो मैं, हमारे यहाँ पेंटागन के आए थे, वो बड़े जनरल रॉल आया था, और उनके साथ व्हाइट हाउस का एक और था, ह्यूमन राइट्स पे हमसे बात करने आए थे। सक्सेना साहब हाँ, गवर्नर थे। तो मेरे पास टाइम 6 बजे का था, ये मैं यहाँ रुकाता हूँ। क्या हुआ, जब मैं अमेरिका गया तो मैंने वहाँ जो इनके फॉरेन के सेनेटर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, हाँ। मैंने उनसे बात की। बड़ा ग्लोब है, आपने भी देखा उनके बड़ा ग्लोब होता है। तो कहना मुझसे, मैंने जब ये सुनाया कश्मीर का किस्सा उन्हें, यस वेरी गुड डॉक्टर अब्दुल्ला, रादर लिटिल little blown up a bit. You know this globe? I said, yes sir, I see this globe. We are 80% of this globe is America. I swear to you sir. मैं हैरान हो गया, मैंने कहा 80%। फिर कहने लगा मुझे कि डोंट वरी, we'll look into your case. जब ये पेंटागन के ये जनरल साहब आए और वो व्हाइट हाउस से आए, गवर्नर साहब ने मुझे फ़ोन किया, वो 6 बजे करीब, इनका मेरा अपॉइंटमेंट था मेरे साथ। तो मेरे घर में मेरे इंटेलिजेंस चीफ, मेरे चीफ सेक्रेटरी और एक पुलिस के चीफ इनका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा, फारूक साहब ये थोड़ी सी देर हो जाएगी इनके पास, आपके पास आने के लिए, तो आप टेलीविज़न देख लीजिए। मैंने कहा यार, वाजपेयी साहब मत गुजर गए, तो इसलिए इन्हें कहा टेलीविज़न देखो, नहीं तो मुझे गवर्नर तो कभी नहीं कहा टेलीविज़न देखो। टेलीविज़न मेरे कमरे में था, मेरे वो कहें इनको कहाँ लाओगे टेलीविज़न देखने के लिए। मैं जब टेलीविज़न चालू किया तो देखता हूँ जनाब, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर रहा है, और ये 9/11 बिल्कुल वही। तो जब मैंने देखा, मैंने सबको बुलाया, मैंने कहा आइए, वो मेरी बेडरूम है, वो शोर करने लगे, क्या है बेडरूम में। मैंने कहा ये ज़रूरी देख रहा है। तो ये जब तशरीफ़ लाए, मैंने कहा मैंने आपके बड़े चीफ से वहाँ कहा था
जब मैंने किस्सा सुनाया उसने कहा, डॉक्टर अब्दुल्ला, did you see Hiroshima? I said, yes, I know Hiroshima. See what lesson we gave them? When tiger wakes up, tiger will hit back. I said, yes, sir. But tiger also has habit of sleeping. What will you do when he sleeps? Oh my. He didn't have any answer. तो जब ये आए मेरे पास, इसके बजाय कि वो बैठे, मुझे कहने लगे कि आपके यहाँ टेलीफोन है। मैंने कहा, Can I ring America? I said, yes, why not? Give me the number. बेडरूम में लेके मैं उनको ले गया, टेलीविजन में देख रहे, और उन्होंने मुझे पेंटागन का नंबर दिया जनरल साहब ने। तो वहाँ ये मैसेज, प्लीज लीव योर नेम एंड नंबर, वी विल गेट इन टच विथ यू व्हेन सिचुएशन इज कंड्यूसिव। तो मैंने जनरल साहब को सुनाया, वहाँ तो ये मैसेज है। तो वो जो सेनेटर साहब हैं, वो कहते हैं, कैन यू पुट मी थ्रू टू व्हाइट हाउस? वहाँ एग्जैक्टली द सेम मैसेज ऑन द फोन। जनरल साहब कहते हैं मुझे, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स मस्ट हैव डाइड। Sir, when I said this thing to that man, he said, this is, I said, wait till those people will come to your soil. Yeah. Today you see them This in is your a soil. global issue now. This is really. Yes. अच्छा, आप बताइए वो फेंसिंग की बात जो मैं कर रहा हूँ। देखिए, फेंसिंग इफेक्टिव है और इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग और भी इफेक्टिव हो सकती है, और इलेक्ट्रॉनिक मीन जो हैं, अगर आप कंप्लीट कर दें उसको तो वो इफेक्टिव होगी। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि हम एक डेमोक्रेसी हैं, और एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी, और बहुत बड़े हमारा बहुत बड़े बॉर्डर्स हैं, बहुत और ऑप्शंस हैं टेररिस्ट के बाद। और डेमोक्रेसी के अंदर कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, लेजिस्लेशंस सज्जन लोगों के लिए, इतने बड़े क्रुक्स के लिए। आज यूरोप अपनी खुद नहीं, वो बात मैं नहीं मान रहा हूं। तो उसमें क्या होगा कि इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, यहां से कुछ कम हो जाए, लेकिन और ऑप्शंस पाकिस्तान एक्सरसाइज करेगा। पर सर्टनली जो फेंसिंग है उसको स्ट्रेंथन करते रहना चाहिए, उस पर एक्सपेंडिचर होगा, पर स्ट्रेंथन करते रहिए, उसको इलेक्ट्रॉनिक मीन से और वाइबल कीजिए, इसमें कोई लगता है कि सभी की यही सहमति है कि भाई कुछ ना कुछ होना चाहिए। और जो स्पेस विवेक जी आपने कही, हमें नाप तोल के ये बात करनी चाहिए, और उसी स्पेस के अंतर्गत जो भी हमें करना है करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान नेगोशिएटिंग टेबल पे आए। यही सहमति है सबकी। तो हम इसके साथ ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, और बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हमारी भी सोच ये है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को नेगोशिएटिंग टेबल पे आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, और एक बहुत अच्छे मौके पे बुलाया, क्योंकि हमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, यूनिटी ऑफ द पीपल एंड यूनिटी ऑफ द रिलीजन्स। थैंक यू। Thanks for watching. Stay tuned with us and hit the like, share, and subscribe buttons.